हेलो दोस्तों। भाई आप जो है यूजीसी नेट जो एनटीए करा रही है, ठीक है, उसका हिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको लगातार क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, तो इकाई 7 के मैंने कई टॉपिक आपको मैंने पीछे क्लियर कराए हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, क्या क्या आपका क्लियर कराया गया है देखिए। अभिलेखागारी सामग्री, ठीक है, और जीवन चरित्र और संस्मरण। ठीक है, और आज के वीडियो में जो है, और हाँ एक और चीज़, आपने समाचार पत्र भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, और आज के वीडियो में आपका क्या क्लियर होने वाला है देखिए। मौखिक जो है साक्ष्य और सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी और स्मारक। ठीक है, तो ये चीज़ें आज आपकी क्लियर होंगी। क्या क्या? मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी और स्मारक इस वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जो है लगातार यूजीसी नेट की जो सिलेबस है, जो हिस्ट्री का पेपर है, मैं लगातार क्लियर करा रहा हूँ। और कई सारे वीडियो जो है मैंने पहले भी अपलोड किए हुए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाए हैं आपको इतिहास की। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अगर अभी आप नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक तरफ पूरी वीडियो देखिए, तो आपको काफ़ी जो है अच्छी तरीके से और इतिहास समझ में आएगा। ठीक है, और नॉलेज जो है आपकी काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो जो है भाई मैं हूँ शिवराज सिंह। नमस्कार भाई, और मेरा नाम शिवराज सिंह मैंने बताया आपको। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो भाई देखिए दोस्तों इतिहास है ना, इससे आप जुड़िए। ठीक है, इतिहास से आप जुड़िए। जब आप इतिहास से रटना छोड़िए कि अरे बहुत ज़्यादा सन है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, बड़ा है, ऐसा मत सोचिए। इससे आप जुड़िए, कनेक्ट होइए, फील करिए, महसूस करिए। ठीक है, तो आपको इतिहास ना बहुत मज़ा देगा आपको, जान लीजिए। वो तो भूलना तो छोड़िए, मज़ा बहुत आएगा आपको। इतिहास में आप जो है मिल जाइए, घुल जाइए। ठीक है, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास से जुड़ जाना है। ठीक, तब आपका इतिहास में असली आपको मज़ा आएगा। और जो है भूलना और कम अंक आना तो बिल्कुल आप भूल ही जाइए। और हमारे साथ आप जुड़ गए हैं तो इतिहास की कोई परेशानी आपको ज़िंदगी भर होने ही नहीं वाली है। कोई समस्या है इतिहास से संबंधित ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, जितना कोशिश हो सकेगा मैं आपका अच्छे से अच्छा इतिहास तैयार कराऊंगा, और वो भी फ्री में। अब यूट्यूब पे आप मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्ज तो है नहीं, और देखिए अपना, एक भी चार्ज देना नहीं है। जुड़े रहिए, आपको हमेशा मैं इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री जानकारी आपको हिस्ट्री की देते रहूँगा। और मेरा जितनी ताकत है जो है वो सब आपके लिए रहेगा, इतिहास को आपको जो है बताने के लिए। ठीक है, तो भाई अब जो आपने स्रोत अभी सिलेबस में आपने पढ़ा, मैंने अभी आपसे चर्चा की कि अब आपका पॉइंट जो चल रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है, आज आप पढ़ने वाले हैं क्या क्या। मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी और स्मारक। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने सिलेबस में देखा कि मौखिक साक्ष्य। ठीक है, मौखिक साक्ष्य आपको दिखता है। तो आइए अब जो है मौखिक साक्ष्य के बारे में समझिए। मौखिक साक्ष्य क्या है? मौखिक साक्ष्य दोस्तों आप समझिए कि मैं अपनी स्टोरी एक बताऊं, तो मैं बैठा था एक बार घर पे, और दादाजी जो है बैठे हुए थे। तो मेरे मन में हुआ कि भाई जो दादाजी हैं वो स्वतंत्रता संग्राम के पहले का उनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले ही वो जो है काफ़ी दिन पहले ही पैदा हुए हैं। तो उनसे जो है मैंने सोचा कि भाई अब कुछ अंग्रेज़ों के बारे में हम लोग ब्रिटिश की किताबों में काफ़ी पढ़ रहे हैं,
तो ब्रिटिशों के बारे में कुछ पूछा जाए। तो उन्होंने जो है अपनी जो अनुभव था, ठीक है, जो संस्मरण था, ठीक है, जो संस्मरण था उससे जो है जो अनुभव था उन्होंने हमसे मतलब मुझसे शेयर किए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई एक उसमें से ये स्टोरी थी कि बताते थे कि जो औरतें थी वो रोड पे नहीं जाती थी, जैसे जो घास ओस काटने वाली होती थी या जो भी अकेले में नहीं जाती थी। वो जो गाड़ियाँ निकलती थी सैनिक गाड़ियाँ, मुझे लगता है जहाँ तक है वो जो ये उनका कहना था कि जो ये अंग्रेज़ों की जो सैनिक गाड़ियाँ होती थी, तो उनका कहना था कि भाई वो उठा ले जाते थे, औरतें जो है वो पकड़ के उठा ले जाते थे। तो सोचिए कितनी जो है उस समय भयानक स्थिति थी कि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी, ऐसा उनकी बातों से लगा। तो रोड पे जो है ये उनका कहना था, जो मेन रोड थी हमारे गांव से जीटी रोड की, जो अभी हम लोग बोलते हैं, तो उधर से वो जो गाड़ियाँ जाती थी तो उधर डर की वजह से औरतें जाती नहीं थी, ऐसा उनका कहना था। तो दोस्तों देखिए, इतिहास के जैसे अभी बात हो रही है मौखिक साक्ष्य की, मौखिक साक्ष्य, अब जैसे क्या है आप थोड़ा सा इसको समझिए। व्यक्तियों का संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है, ठीक है। संस्मरण मतलब आप समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति जैसे कोई लेखक है उसकी जो जो उसने अनुभव किया है, ठीक है, और जो उसने अनुभव किया है, जो उसके साथ बीता है या अनुभव किया है या लिया है ज्ञान को, तो मेन तो आप यही है कि जो उसने अनुभव किया है, देखा है, वही संस्मरण है, ठीक है। तो व्यक्तियों का संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है, ठीक है। और देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित लोगों द्वारा समय समय पर दिए गए भाषण, वक्तव्य और विचार जो ऑडियो के रूप में या विशिष्ट रूप में सुरक्षित हैं, मौखिक इतिहास के स्रोत हैं, ठीक है। तो इस लाइन से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा मौखिक साक्ष्य के बारे में, ठीक है। तो भाई वही मैं अभी आपसे जो है चर्चा कर रहा था कि दादाजी से मैं उनके समय के बारे में पूछ रहा था। तो आप लोग, अभी मैंने आपसे कहा कि कनेक्ट होइए, ठीक है। तो अभी आप अगर केवल किताबें पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, है ना, तो ये सब चीज़ें की इतिहास आपको पता लगेंगी। लेकिन जो लोकल इतिहास है, जो एकदम जैसे आपसे गांव से जुड़ा है, आपके क्षेत्र से जुड़ा है, और कई इतिहास क्या है देखिए, कंप्लीट कभी नहीं होगा, इसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी, बढ़ता जाएगा, है ना, शोध रिसर्च होते रहेंगे। तो अभी अब आप जैसे कनेक्ट होइए मैंने कहा, तो जैसे आपके पास अगर हो सके, अगर आपके आसपास गांव में बुज़ुर्ग हैं तो उनसे जो है थोड़ा सा पूछिए, अगर वो स्वतंत्रता के पहले के हैं तो और भी अच्छा रहेगा। तो उनसे आप पूछिए और समझिए कि भाई क्या था, कैसा ब्रिटिश रूल था, क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या जो है माने व्यवस्थाएं थी, कैसे जो है व्यापार या ये सब चलता था। तो और स्वतंत्रता, अगर फ्रीडम फाइटर हैं भाई तब तो क्या पूछने, या तो फ्रीडम फाइटर के कुछ अगर वक्तव्य कहीं पे हैं तो उनकी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको आप पढ़िए, है ना। आप कोशिश करिए, अगर बुज़ुर्ग ऐसे हैं तो उनसे ज़रूर बातें करिए, आपको मज़ा आएगा, जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये सब साक्ष्य आपके, अगर उनसे जो आप बातें करते हैं अगर वो दे रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, ये सब मौखिक साक्ष्य में ही आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको जो है इतिहास से कनेक्ट होंगे, आप महसूस करेंगे कि आप इतिहास से जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित लोगों द्वारा समय समय पर दिए गए भाषण, वक्तव्य और विचार जो ऑडियो के रूप में या विशिष्ट रूप में सुरक्षित हैं, मौखिक इतिहास के स्रोत हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब जब स्रोत, अब जैसे कि मैंने बताया कि दादाजी हैं या जो भी, जो अगर मैं इतिहासकार हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो ये सब स्रोत हमारे बहुत काम में आएंगे। मैं अगर किसी लोकल प्लेस या कुछ पे ऐसा मैं इतिहास लिख रहा हूँ
तो ये सब जानकारियाँ बिल्कुल हमारे काम में आएंगी। ठीक है, तो मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं को का विस्तार कर सकता है, नॉलेज उनके पास ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, इनमें मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता और कालक्रम का अभाव होता है, वही रहेगा ही। मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता ये कहीं लिखित तो है नहीं। ठीक है, कालक्रम समय भी भाई उनको अब करेक्ट समय याद है नहीं, साल कौन था, महीना कौन था, तो बिल्कुल इसका जो है प्रामाणिकता और कालक्रम का जो है अभाव रहेगा ही। ठीक है, और ये अस्पष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल अस्पष्ट होंगे भाई। अब वो उनकी याददाश्त क्या है, कैसी है, और जो चीज़ें वो आप बता रहे हैं, अब गाड़ी का ही मैंने चर्चा की, अब कौन सी गाड़ी थी, सैनिक गाड़ी थी कि पुलिस की गाड़ी थी कि कौन सी गाड़ी थी, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे अभी मैंने आपको दादाजी का प्रमाण बताया, तो अस्पष्ट हो सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स स्पष्टता नहीं है उसमें। ठीक है, इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि यह अन्य स्रोतों से एकत्रित जानकारी की पुष्टि करने में सहायता करते हैं। ठीक है भाई, कुछ भी हो, लेकिन अब उस समय की कुछ तो धुंधली सी तस्वीर या ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये तो समझ में आ रही है कि भाई अच्छा ऐसा हुआ होगा या ये चीज़ें थी। ठीक है, उसमें और भी रिसर्च किया जा सकता है और लोगों से बातचीत की जा सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार वीडियो भाई देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, समझ में आया आपको मौखिक साक्ष्य के बारे में। चलिए, अब सृजनात्मक साहित्य, आपको सिलेबस में दूसरा टॉपिक सृजनात्मक साहित्य। अब इसे आप समझिए क्या है। देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक भाषाओं में जो सृजनात्मक साहित्य रचा गया, उससे भी इस काल को समझने में विशेष सहायता मिली। ठीक है, चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक साहित्यिक कृतियों में देखी जा सकती है। ठीक है, फिर से देखिए, चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक साहित्यिक कृतियों में देखी जा सकती है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए। अब उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेरी नगरी किस में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, तथा बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ, ठीक है, ये किस में है, बंगला में है। और देखिए दीनबंधु मित्र की रचना कौन सा, नील दर्पण, ये किस में है, बंगला में लिखा गया है, जो है के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, अब जो है आगे देखिए, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि 1924 में लिखा गया, गोदान 1936 में, ठीक है, सेवा सदन 1919 में, प्रेमाश्रम 1924 में। ठीक है, इसी प्रकार तमिल साहित्य के सुब्रमण्यम की रचनाओं को लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ सृजनात्मक साहित्य को लघु कहानियाँ से भी मिलती हैं। देखिए कौन सी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियाँ, जिसमें पोस्ट मास्टर एक लघु कहानी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। कब लिखी गई है, देखिए 1891 में। एक कहानी है काबुलीवाला की 1892 में। ठीक है, ये जो है शामिल हैं। ग्रामीण भारत की प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आई। अब देखिए इन सब जो स्टोरी है, इनसे जो उस समय अब प्रामाणिक हो गया ना भाई, इन्होंने फील किया है, इनको संस्मरण था और इन्होंने लिखा, तो उस समय की जो गांव की जो तस्वीर थी वो एकदम प्रामाणिक रूप से जो है जो उन्होंने अनुभव किया था वो हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें कोई शंका की बात ही नहीं। तो इसमें उस समय की जो है हमें कैसी चीज़ थी, कैसा समाज था, कैसा लोग था, कैसी राजनीति थी, वो जो है इन सब कहानियों के पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है। तो ये जो है आधुनिक इतिहास के एक जो है प्रमाणित स्रोत हैं। अगर हमें आधुनिक इतिहास को समझना है, समाज को समझना है, राजनीति को समझना है, अर्थव्यवस्था को समझना है, तो ये सब जो आपको मैंने अभी बताया वो सब जो है प्रमाणिक हैं। अब देखिए एक और आइए राइटर को जो है उपन्यासकार प्रेमचंद, ठीक है, इनकी भी लघु कहानियाँ जैसे कफन है, पूस की रात है,
ठीक है, पूस की रात है, शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब ये क्या है, देखिए समाज और लोगों के व्यवहार का दर्पण है। ठीक है, अब ये जो है जैसे पूस की रात हो, तो अगर आपने नहीं देखा है तो टीवी पे भी या यूट्यूब पे भी आप सर्च करेंगे तो पूस की रात और ये कफन, ये सब आप देखिए सर्च मार के, तो जो है इस पे भी आपको जो कहानियां हैं आप देखिए फील करेंगे उस समय का माहौल कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा समाज है, इन सब में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये उस समय के अनुभव और उस समय की जो है कैसे समाज था वो हमें इस कहानियों में, इस सारे जो उपन्यास हैं, जो लघु कहानियां हैं, इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सृजनात्मक साहित्य आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो ये सब जो आपको मैंने बताया, जो उपन्यास ऊपर के थे और जो ये लघु कहानियाँ थी, ठीक है, इन सब से जो है हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होते हैं। ठीक है, बाकी आइए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, चित्रकारी। ठीक, ये भी आपने सिलेबस में देखा होगा। आइए अब चित्रकारी के बारे में समझिए। औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण जो है संस्थान था, जिसने समकालीन जो है समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। ठीक है, 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारों चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, उस समय जो अंग्रेज भी आते थे, भारत में आते थे, तो उस समय जो है इनको पेंटिंग बनवाने का शौक़ था, और ख़ास तौर से वो पेंटिंग बनवाते थे जैसे कोई मान लीजिए बाज़ार लगा हुआ है, तो बाज़ार में कैसे सामान वामान बिक रहे हैं, कैसे लोग हैं, कैसे ड्रेस पहने हैं, तो ये उनको बड़ा पसंद आता था अंग्रेज़ों को। तो ये जो है उस समय जो है जो चित्रकार थे बनवा करके और अपने जो अपने देश में ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये इस तरह के इन्होंने जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, वो काफ़ी मात्रा में इन्होंने चित्र बनवाया। ठीक है, आगे देखिए, भारत में चित्रकला की आधुनिक युग का प्रारंभ 20वीं सदी के से आरंभ हुआ। ठीक है, और देखिए वस्तुतः आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। ठीक है, कब से होता है? आधुनिक कला का इतिहास बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। इसकी स्थापना का श्रेय E.B. हाबेल और रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने इस चित्रकला के विकास हेतु इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में बंगाली चित्रकारों की एक टोली ने जो है देखिए मुगल, ये मुगल लिख लीजिएगा यहाँ पे, मुगल, राजपूत, अजंता आदि की जो है चित्रकला का अध्ययन करके एक नवीन परंपरागत भारत शैली को जन्म दिया तथा एक जागृति जो है उत्पन्न की। कला की यह जागृति बंगाल से आरंभ होकर भारत के कोने कोने में फैल गई। वर्तमान में आधुनिक चित्रकला के 6 प्रमुख स्कूल और स्थान माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए क्या है, एक बार और देखिए। वर्तमान में आधुनिक चित्रकला के 6 प्रमुख स्कूल और स्थान माने जाते हैं। अब कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, एकदम एकाग्रता बनाए रखिए। यह स्थान है कोलकाता, कलकत्ता जो था पुराना नाम, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और जयपुर। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिए। अच्छा, और देखिए आधुनिक काल के प्रमुख चित्रकारों में अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, और नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर, जेमिनी राय, शारदा उकिल, छितेंद्रनाथ मजूमदार आदि इन चित्रकारों ने तत्कालीन जीवन और समाज को अपने चित्रों में ढालकर इतिहास को समझने में विशेष योगदान दिया है। ठीक है, इस प्रकार की सामग्रियों के स्रोत के आधार पर आधुनिक भारतीय इतिहास की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक, अब चित्रकला का भी भाई आपने देखा। अच्छा, चित्रकला जो है, कला जब भी अगर हम आप ही चित्रकला बनाएं तो किसका चित्र बनाएंगे?
तो भाई हम किसी आदमी का बनाएंगे या किसी जो है औरत का बनाएंगे, जैसे वो साड़ी पहनी है, कंगन पहनी है, या आज की जो ड्रेस पहनी हुई उसी का चित्र बनाएंगे देख करके, अगर कोई बनवा रहा है तो या समाज का बनाएंगे, या बाजार का बनाएंगे, या पहाड़ का बनाएंगे, यही सब चित्र बनाएंगे। तो वो झलक क्या होगी जो हम सामने देख पा रहे हैं, या जो महसूस कर पा रहे हैं, या जो हमने स्टोरी है, तो ये सब क्या होगा, ये सब अगर आगे चल के कोई आएगा तो वो समझेगा ना। अब तो भाई कैमरा आ गया, वीडियो बन रहे हैं, अब तो समय ही दूसरा आ गया। लेकिन सोचिए, जब कैमरा नहीं थे, जब वीडियो नहीं था, फोटो नहीं था, तो ये चित्र ही तो थे। चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है अपना रखते थे जब ये कैमरे इत्यादि नहीं थे। ठीक है, तो भाई चित्र से ही हमें देखिए कि मैंने अभी आपसे चर्चा की, और जिन लोगों की और जो चित्र जहाँ पे, तो इनसे ही अगर उस समय तो कैमरा तो था नहीं कि फट से फ़ोटो खींच लिया हो गया, तो इनकी जो पेंटिंग है, इनसे इन्होंने जो बनाया, उससे हमें आज काफ़ी जो है जानकारी प्राप्त हो रही है, और इतिहास जो राइटर लिख रहे हैं उनको बड़ी आसानी हो रही है। ठीक है, और इतिहास को हम अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको चित्रकला। अब आइए स्मारक को समझिए। स्मारक भी आपके सिलेबस में लिखा होगा, स्मारक को फटाफट समझ लीजिए तो वीडियो क्लियर हो जाए। देखिए, स्मारक को समझिए। यूरोपीय औपनिवेशिक के आगमन के साथ यूरोपीय अपने साथ वास्तुकला, स्थापत्य शैली, स्मारकों की शैलियों का खजाना भी लाए। ठीक है, इन पर फ्रांसीसियों, डच, डेनिश, अंग्रेजों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अभी आप मान लीजिए बनारस आप चले जाइए। ठीक है, बनारस में आप देखिए मंदिर कैसे हैं, ठीक और कैसे घर हैं, एक अलग दुनिया आपको दिखेगी। अब यहाँ से आप फ्लाइट पकड़िए, सीधा उड़ जाइए गोवा। ठीक है, गोवा आप जाइए, वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, आपने देखा। अब वहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ से एक अलग संस्कृति आपको मिलेगी। ठीक है, और जो घर हैं वहाँ पे, जो पुराने घर हैं, तो अब वो देखिए वो अलग तरह के दिखेंगे। वहाँ की शैली, वहाँ का जो खान पान है, वो बिल्कुल आपसे बनारस से पूरा अलग दिखेगा। है आपके भारत में, लेकिन देखिए कितना अलग है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि यूरोपीय औपनिवेशिकों के आगमन के साथ यूरोपीय अपने साथ वास्तुकला, स्थापत्य शैली, ठीक है, स्मारकों की शैलियों का खजाना भी लाए। अब देखिए वो जो पुर्तगाली वहाँ पे थे, तो कैसे जो है घर और बनाए, कैसे जो है चीज़ें मकान बनाए। ठीक है, अगर आप गए होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, अनुभव आपने किया होगा कि कैसी जो है बिल्कुल अलग जैसे स्ट्रक्चर हैं घर इत्यादि के। अगर आप गए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, और कैसा अनुभव रहा, कैसा आपको घर लगा। ठीक, इन पर फ्रांसीसियों, डच, डेनिश और अंग्रेज़ों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा था कि कैसे जो है अंग्रेज और ये फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, डेनिश, ये सब जो है आए थे और अपनी कंपनी जो है भारत में स्थापित किए थे। मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, और आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाया करिए। जो आप लोग वीडियो से खोजते हैं ना, ये कहाँ है कहाँ है, इसीलिए आप लोग डिस्टर्ब होते हैं। आप लोग सीधा प्लेलिस्ट पे जाइए यूट्यूब पे। अच्छा, और किसी पे अगर आप हैं, मान लीजिए अगर इंस्टाग्राम पे हैं या आपका फेसबुक पे हैं, तो आप एक काम ये करिए कि @ जो है हिस्ट्री विथ सिंह, ये लगाइएगा। ठीक है, हिस्ट्री विथ, स्पेस नहीं देना है आपको, विथ सिंह। ठीक है, हिस्ट्री विथ सिंह @ लगा लीजिएगा, स्पेस नहीं दीजिएगा। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो है आपको बहुत पहला यूट्यूब पे ही वीडियो मिलेगा, बाकी प्लेटफॉर्म पे बाद में मिलता है। तो अगर और किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो फटाफट जो है यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सर्च इसी तरह करिएगा @ हिस्ट्री विथ सिंह। ठीक है, समझ गए ना आप, साफ साफ लिख दूं क्या, @ हिस्ट्री विथ और सिंह। लीजिए, मैंने एकदम साफ साफ कर दिया। नहीं आप लोग कहेंगे कि क्या लिखा हूँ मैं, है ना।
तो ये भाई जो है चैनल का नाम है, आप लोग जो है यूट्यूब पे सर्च करके लिख लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे हैं और इस पे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखते रहिए वीडियो। उसके बाद देखिए देशव्यापी अकाल के समय बना हुआ भव्य विक्टोरिया मेमोरियल भारत में ब्रिटिश शासकों की भव्यता को प्रदर्शित करता है। इंडिया गेट के प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को विजय दिलाने में भारतीय सैनिकों के योगदान की कथा को बताता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? तो बस दोस्तों, अब आपको ये सिलेबस आपका आज का क्लियर हो गया है। यहाँ पे आज आपने देखा कि मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य, चित्रकारी और स्मारक, इसके बारे में आपका जो है आज की वीडियो में ये क्लियर हो गया। अब एक बचा हुआ है सिक्के, इसको जो है अगले वीडियो में मैं आपका क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।